वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। मेडाइवल हिस्ट्री का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उस सीरीज में जो भी पीछे वीडियोस होंगे, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो उसे या तो प्लेलिस्ट से देख लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लेंगे। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट होगा, तो उसे भी आप लोग जा करके ज़रूर वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ा रही हैं, एक ही टॉपिक से प्रश्न थोड़ी आने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो प्रश्न वहाँ पर आने वाला है वो बीपीएससी ने बताया है कि हाँ यही प्रश्न आएगा। हमें पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न हमें सॉल्व करना है। अगर बीपीएससी ने बता दिया होता कि हाँ यही प्रश्न आएगा, तो फिर उसमें दिक्कत क्या थी? सारे लोग वही प्रश्न पढ़ करके चले जाते। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर हमको उस टॉपिक से प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से, उसके अच्छे प्रश्नों को लेकर के पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक से हम लोग इतने ज़्यादा प्रश्नों को देख रहे हैं ताकि हमारे उस टॉपिक के प्रश्न किसी भी कीमत पर छूटे नहीं। अगर उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक पर इतने सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है पहला, ये क्या है कि अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो क्या है यहाँ पर, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो ये आधार क्या था? जब्त था। क्या था? जब्त आधार था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला इसमें से कौन था? तो ये हमें बताना है। तो ये आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां या फिर खुसरो, इनमें से कौन था जिसने कि जहांगीर के खिलाफ में क्या किया था? विद्रोह किया था। तो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला कौन था? खुर्रम था, महाबत खां था और खुसरो था। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो, यानी कि 2, 3, 4 कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो कौन था? ये था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में। बताना है कि किसके शासनकाल में सर थॉमस रो जो है ये भारत आया था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में आया था और सर थॉमस रो भी जो था ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसने इसे अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो थॉमस रो जो है ये किस वर्ष में भारत आया था? तो ये आया था 1615 ईस्वी में, 1615 में। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत किया गया था? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? तो ये रहा था कितने समय तक? तो 3 वर्ष तक रहा था। कितने समय तक? 3 वर्ष तक। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये फरमान देने वाला जहांगीर था। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर खुद ही एक बहुत बड़ा चित्रकार था और उसने अपने संरक्षण में, कहा जाए तो चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसने किसे चित्रकला को संरक्षण दिया था? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जो है ये जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसे? तो कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि से, इंग्लिश खां की उपाधि से इसने सम्मानित किया था।
मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि दी थी किसे? विलियम हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे भेजा था? तो ये भेजा था हॉकिंस को। ध्यान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉकिंस को भेजा था और सर थॉमस रो को किसने भेजा था? तो इसे वहां के राजा ने भेजा था, यानी कि इंग्लैंड के राजा ने थॉमस रो को भेजा था, लेकिन हॉकिंस को किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के दरबार में कौन था? तो इसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि जो था ये कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी। फरमान प्राप्त करने के लिए जिसने भेंट की थी तो ये कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? 400 का मनसब किसे दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था 400 का मनसब। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदार बनाकर फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की गई थी? मनसबदार भी बनाया गया था और फिरंगी खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो ये किसे की गई थी? हॉकिंस को। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? तो तंबाकू की खेती आरंभ की गई थी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया तो ये भी कौन है? जहांगीर है। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती प्रारंभ होती है। जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती प्रारंभ होती है और जहांगीर के काल में ही, यानी कि जहांगीर के द्वारा ही तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया जाता है। तंबाकू के प्रयोग को क्या किया जाता है? निषेध किया जाता है। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जो था ये कौन था? तो ये था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा क्या चीज? 3000। क्या हो जाएगा? ये 3000 मनसब प्रदान किया गया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। किसने? जहांगीर ने पुरस्कृत किया था, क्योंकि अबुल फजल को मरवाने वाला भी कौन था? जहांगीर ही था। तो इसलिए उसके हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया? जहांगीर ने किया। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अबुल फजल की जो हत्या है ये उदय सिंह ने की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो उदय सिंह ने अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु जो है ये शहजादा सलीम के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी। ध्यान रहे कि ये शहजादा सलीम कौन है? तो ये वही शहजादा सलीम है जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी। सलीम जो है ये जहांगीर के नाम से क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि ये सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। किस लिए? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां ने, अब बताना है कि शाहजहां ने क्या किया इसमें से। कंधार को खोया, पुर्तगालियों से लड़ाई की,
अहमदनगर पर अधिकार किया, ये सभी काम किए। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि शाहजहां ने कंधार को खोया, सही बात है। पुर्तगालियों से लड़ाई की, ये भी सही है। अहमदनगर पर अधिकार किया, ये भी सही है। और इसके साथ साथ इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी काम किए थे शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया? ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया, तो वो कौन था? तो ये था शाहजहां। कौन था? शाहजहां था जिसने कि ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? दारा शिकोह के तोपची के रूप में किसने अपना जीवन आरंभ किया था? तो ये होगा मनुची। क्या होगा? मनुची ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने ही विद्रोही खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन है जो कि नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये है जहांगीर, इसके गुट का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण किए, शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे। तो ये दोनों पुत्र कौन से थे? तो ये शाह शुजा एवं औरंगजेब था। कौन था? शाह शुजा एवं औरंगजेब। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? जहर खाकर आत्महत्या करने वाली जहांगीर की रानी कौन सी थी? तो ये थी मानबाई। कौन थी? मानबाई। जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो आत्महत्या करने वाली कौन थी? मानबाई थी। अभी हम लोगों ने देखा आत्महत्या करने वाली कौन थी? मानबाई थी। और मानबाई उनका वास्तविक नाम था, लेकिन विवाह के उपरांत उन्हें शाह बेगम की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? शाह बेगम की उपाधि मिली थी। तो मानबाई को शाह बेगम की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आत्महत्या करने वाली बेगम कौन थी? तो ये शाह बेगम थी। किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र अंकित है, यानी राशि चक्र का अंकन है किसके चांदी के सिक्कों पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? 12 अध्यादेशों में से इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये क्या हो जाएगा कि मद ए माश भूमि का अधिग्रहण। मद ए माश भूमि का अधिग्रहण। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? कौन सी इनमें से क्या थी? राजपूत थी निम्नलिखित पत्नियों में से। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा कि मलिका ए जहां। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो ये मलिका ए जहां थी। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? राजा की आकृति से युक्त जो सिक्के हैं ये सबसे पहले जहांगीर ने चलाए थे। जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी? उसका नाम क्या है? तो फारसी में आत्मकथा लिखने वाले जो हैं ये जहांगीर है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? अपने दूत के साथ ईरान भेजा था किस चित्रकार को? तो ये बिशन दास थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन था? एक डच पर्यटक, वो कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी किसने? तो ये कौन था? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो सम्राट जहांगीर को दफनाया गया है कहाँ पर? लाहौर में। किस मुगल बादशाह का मकबरा जो है ये रावी नदी के तट पर निर्मित है? रावी नदी के तट पर किस मुगल बादशाह का जो मकबरा है वो निर्मित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहांगीर का।
निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर किसका मकबरा स्थित है? तो ये हो जाएगा जहांगीर का मकबरा जो है ये भारत से बाहर स्थित है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो जो था ये किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये जहांगीर का पुत्र था। किसका पुत्र था? जहांगीर का। न्याय के लिए बादशाह ने फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया। न्याय के लिए बादशाह ने जैसे अधिकार प्रदान किया, फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया। तो ये कौन से राजा थे? तो ये जहांगीर और शाहजहां थे। कौन थे? जहांगीर और शाहजहां। निम्नलिखित में से एक सही कथन बताएं। निम्नलिखित में से एक सही कथन जो है ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जहांगीर ने अपना आत्मचरित लिखा। जहांगीर ने क्या किया था? अपना आत्मचरित लिखा था। द्विअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? द्विअस्पा और सिंह अस्पा जो प्रथा है ये किसने शुरू की थी? तो ये शुरू करने वाला था जहांगीर। दो अस्पा व सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किस शासन काल में लागू किए गए थे? किसके शासन काल में लागू किए गए थे? तो ये जहांगीर के शासन काल में लागू किए गए थे। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने क्या किया था? पदस्थ किया था। तो ये था राजा दलपत सिंह। कौन था? राजा दलपत सिंह। निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया? तो मुगल सम्राट जहांगीर जो थे इन्होंने किसे कैदी बनाया? तो शेख अहमद सरहिंदी को कैदी बनाया। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा था? तो ये कहने वाला कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर को क्या किया गया? मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिल गया था? शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिल गया था। तो ये कौन सा था? अहमदनगर था। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग अहमदनगर बन गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो वर्नियर को। वर्नियर को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वर्नियर किसके काल में आया था? वर्नियर जो था ये किसके काल में आया था? तो ये शाहजहां के काल में आया था। वर्नियर शाहजहां के काल में आया था। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था? तो ये मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान यानी स्केल मंथ रेशियो जो है वो किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। क्या होगा? शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? तो सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त करने वाला कौन था? शाहजहां था। याद रहे कि ये सिजदा किसने प्रारंभ किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने प्रारंभ किया था। मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? तो ये मुगल सम्राट कौन था? तो ये था शाहजहां। कौन? शाहजहां। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है ये शाहजहां ने किसे दी थी? तो दी थी ये किसे? दारा शिकोह को दी थी। शाहजहां के काल में दक्कन में भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। तो ये अमीर कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था जिसने शाहजहां के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये सर्वप्रथम हुआ था किसमें? खालसा भूमि में। किसमें? खालसा भूमि।
भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कविंद्राचार्य ने, कविंद्राचार्य ने। निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेला के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? बुंदेला के विरुद्ध शाहजहां द्वारा जो है नहीं भेजा गया था, तो ये कौन था? दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करने वाला भी कौन था? शाहजहां था। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? लाहौर के शालीमार बाग को किसने पूर्ण करवाया था? तो ये शाहजहां था। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? गोपनीय आदेश जो है ये कहां से जारी किए जाते थे? तो ये शाह बुर्ज से, कहां से? शाह बुर्ज से गोपनीय आदेश जारी किए जाते थे। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के इत्र का आविष्कार जो है ये नूर जहां ने किया था। निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ था। खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो खाने जहां लोदी ने शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो दक्कन का गवर्नर कौन रहा था अधिकांश समय तक? औरंगजेब रहा था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वो इतिहासकार कौन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर नहीं है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एलिफिस्टन, बर्नियर, मोनोकी, लेनपुल तथा हंटर जैसे इतिहासकारों ने ये माना है कि शाहजहां का जो शासनकाल था ये मुगल काल का स्वर्ण युग था। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ये कौन था? तो ये था औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुड़ समुद्र को संरक्षण दिया था? लाल खां गुड़ समुद्र को किसने संरक्षण दिया था? तो ये दिया था किसने? शाहजहां ने इसको संरक्षण दिया था। मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दिखाता है। तो यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे कि मानचित्र है नहीं हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री सन 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? कब? तो 1664 में फ्रांसीसी यात्री मुगल दरबार में उपस्थित थे। ये फ्रांसीसी यात्री कौन कौन है? तो ये वर्नियर है, थैटनॉक है और मनुची है, यानी कि 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? मुगल सम्राट औरंगजेब था ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये वीणा बजाता था। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये कौन सी थी? तो वीणा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? 2 बार किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। निम्नलिखित में से किसका जन्म राजदूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था? राजदूत मां के गर्भ से किसका जन्म नहीं हुआ था? राजदूत यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? राजपूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर राजपूत होना चाहिए। राजपूत मां के गर्भ से इनमें से किसका जो है ये जन्म नहीं हुआ था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब का। कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि 1658 ईस्वी में धारण की थी।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्षिण में विजित किया था, तो ये बीजापुर और गोलकुंडा थे। कौन? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? बीजापुर की विजय जो है ये औरंगजेब ने कब की थी? तो 1687 ईस्वी में की थी। कब? सॉरी, 1687 ईस्वी में नहीं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो ये 1686 में की थी। इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था? मुगल साम्राज्य में संयोजित करने वाला कौन था? तो ये था औरंगजेब। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? धर्मत का जो युद्ध है ये निम्न में से किसके बीच लड़ा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ये काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्वांसा में एक मित्र शासक को लाना। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्वांसा में एक मित्र शासक को लाना। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित शासकों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? दक्कनी अमीर किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में थे? तो ये होगा औरंगजेब की। गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो ये क्या हो जाएगा? औरंगजेब के शासन काल में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय में थे। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा औरंगजेब ने ही की थी। औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन बताना है। गलत कथन बताना है। वह मराठों का दमन करने में असफल रहा, ये सही है। उसने किसी भी ललित कला को प्रोत्साहित नहीं किया, ये भी सही है। उसके पुत्र उससे विद्रोह किए थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि किसी राजपूत राजा ने उसकी सेवा नहीं की थी, तो ये चीज क्या है? गलत है। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास को तो इसे औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जो है ये जिम्मेदार था? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो ये कौन था? मनुची उपस्थित था। निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी था ना ही शिल्पकार? इनमें से कौन था जो कि ना ही जौहरी था और ना ही शिल्पकार था? तो ये हो जाएगा मनुची। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? कौन सा यूरोपीय यात्री जो है ये भारत आया औरंगजेब के काल में? इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये कौन थे? ये थे सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने किसको प्रदान की थी? तो ये की थी इसने जहां आरा को। किसे? जहां आरा को। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो जजिया पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? राजकीय इतिहासकार कौन था? तो ये था मोहम्मद काजिम। कौन था? मोहम्मद काजिम। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था?
किस एक के मकबरे को क्या किया था, क्षतिग्रस्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर का मकबरा। मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? कृषकों की समस्या किसमें थी? तो ये सतनामी और जाट विद्रोह में। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान कीजिए। तो ये कौन थे? ये थे सतनामी। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की मुगल पदवी जो है ये किसे प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी जय सिंह को। किसे? जय सिंह को। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया। क्योंकि ऐसा आदेश उसने क्यों जारी किया? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया। अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब के द्वारा जो चलाया गया जिहाद था उसका अर्थ हमें बताना है कि उसका अर्थ क्या था। तो उसका अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम था। क्या था? दारुल इस्लाम था। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था। औरंगजेब के समय अमीन जो था वो क्या संग्रह करता था? तो ये खराज संग्रह करता था। क्या चीज? खराज। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। बहादुर शाह जफर ने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा असत्य है? तो हम लोग देखेंगे कि वह बिना साम्राज्य के सम्राट था। सही बात है। वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था। ये भी सही है। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। ये भी सही है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये चीज क्या है? गलत है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। इसके पिता का नाम था। इसके पिता का नाम क्या था? तो ये अकबर शाह द्वितीय। कौन थे? अकबर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इन मुगल बादशाहों में किसको शाह ए बेखबर कहा जाता था? शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? तो बहादुर शाह को कहा जाता था। किसे? बहादुर शाह को। कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका था? तो ये कौन था? तो ये बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांदार शाह का समय से पहले उसका अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो ये क्या हो जाएगा? अहमद शाह के। किसके? अहमद शाह के। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? रोशन अख्तर बताना है किसका दूसरा नाम था? तो ये मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम जो था ये रोशन अख्तर था। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब था वो शहादत खां था। कौन था? शहादत खां था। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह ने ही उर्दू को क्या किया था? राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? कौन सा एक कर्तव्य था जो कि अपेक्षित नहीं था? तो ये था नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? किसके आदेश पर ऐसा किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? फर्रुख सियार। क्या होगा? फर्रुख सियार। निम्नलिखित में से किसने
मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? मोहम्मद शाह के द्वारा किसने जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फतेह चंद। क्या होगा? फतेह चंद। निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था सफदर जंग को। किसे किया गया था? सफदर जंग को। मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने मुगल के किस प्रांत को सबसे पहले जीता था? तो ये था पंजाब। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो रंगीला के नाम से जाने जाने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो ये कौन था? तो ये था फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था, तो ये कौन था? ये था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। मदद ए माश अनुदानों को किसने पूर्णतया वंशानुगत बना दिया? मदद ए माश अनुदानों को किसने पूर्णतः क्या किया? वंशानुगत बना दिया। तो ये था बहादुर शाह। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता को संभाले थे। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या निर्मित करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बताना है इसमें से कौन सा एक जो है वो सुमेलित है, सही है। तो सही इसमें से कौन सा है? तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो ये जैसे कि जीवनी दिया हुआ है, जैसे तुजुक ए बाबरी बाबर की जीवनी है। ये क्या बोलते हैं, जैसे कि बाबर के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेग, तुजू के जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। वैसे ही तबाकत ए अकबरी, तो ये बदायूनी के द्वारा नहीं लिखा गया है। शाहजहांनामा के लेखक हैं, शाहजहांनामा के जो लेखक हैं वो कौन है यहाँ पर बताना है। तो वो क्या गुलबदन बेगम है, शाहजहां है, अब्दुल हामिदी है, इनायत खां है। इनमें से कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इनायत खां है। कौन है? इनायत खां। पादशाहनामा का लेखक कौन है? पादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो कौन सी है ये? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, सिर ए अकबर। क्या हो जाएगा इसका? सिर ए अकबर। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो किसके शासनकाल में अनुवादित किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब नहीं, यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये क्या हो जाएगा? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक थे, सिर ए अकबर के लेखक जो थे ये थे दारा शिकोह। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता में दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिर ए अकबर। क्या होगा? सिर ए अकबर। सिर ए असरार फारसी अनुवाद है। सिर ए असरार जो है ये फारसी अनुवाद है किसका? तो उपनिषदों का। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो इसके तीसरे भाग को, किस भाग को? तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो है ये पूरा किया गया था कितने समय में? तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था।
अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अकबरनामा। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है आईने अकबरी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया? तो किसे दिया? महाभारत को। अकबर के शासन काल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? अकबर के शासन काल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो ये था फैजी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? आत्मकथा फारसी में लिखने वाला कौन था? ये जहांगीर था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं नामा की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान यानी कविताओं का संग्रह किया था? किस राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान यानी कि कविताओं का संग्रह किया था? तो ये कौन थी? तो ये औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला अब्दुल कादिर बदायूनी था। अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये था अब्दुल कादिर बदायूनी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। भास्कराचार्य की कृति जो है लीलावती, इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने? फैजी ने। लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? तो ये था फैजी। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? इनमें से कौन है जिसने कि मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो ये गुलबदन थी। योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। तबकाते अकबरी का लेखक कौन है? तबकाते अकबरी का लेखक की अगर हम लोग बात कर रहे तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। कौन होगा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो तबकात ए अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था ये हमें बताना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन अहमद। क्या होगा? निजामुद्दीन अहमद। खफा खां को मुंतकबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद जो है ये किसने किया था? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? प्रारंभ में तुजुक ए बाबरी जो है ये किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में थी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहाँ पर? तो ये स्थित था लखनऊ में। निम्नलिखित में से किससे एक के महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की थी? किसने रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे केशव। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी ये? तो ये हुई थी औरंगजेब के काल में। सफीनात उल ओलिया का लेखक कौन है? सफीनात उल ओलिया का लेखक कौन है? तो ये दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो ये है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। किस मुगल शाहजादा ने एल्बम रखा? किस मुगल शाहजादा ने एल्बम रखा? तो ये कौन था? दारा शिकोह था। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली जो है
ये निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का अनुवाद है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। किसका? मेवाड़ का। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो ये कलीम था। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो ये ताजुल माली था। कौन था? ताजुल माली। संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद ताजुक माली ने किया था। ताजुक माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था, ये कौन था? तो ये था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की चित्रकारी नहीं की गई थी? कौन सी पुस्तक की चित्रकारी नहीं की गई थी अकबर के समय में? तो ये नियामतनामा था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जो जन्मदाता कहा जाता है, ये वली दकनी को कहा जाता है। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? अमीर ए अखबार की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये ख्वादमीर को प्रदान की गई थी। संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, जिसका शीर्षक था, तो जिसका शीर्षक क्या चीज था? गुलजारे हाल। क्या? गुलजारे हाल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृतांत संग्रह में किया गया? सर्वदेश वृतांत संग्रह में। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या होगा? अकबर। मासीर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? मासीर ए आलमगीरी का जो लेखक था ये कौन था? तो साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां। नुस्खा ए दिलखुशा का लेखक कौन था? नुस्खा ए दिलखुशा का लेखक कौन था? तो ये भीमसेन बुरहानी था। भीमसेन बुरहानी। गंगा लहरी के लेखक कौन थे? गंगा लहरी के लेखक बताना है तो ये पंडित जगन्नाथ। गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कानून ए हुमायूनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखी गई थी ख्वादमीर के द्वारा। ईश्वर दास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ईश्वर दास नागर ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? तो फुतुहात ए आलमगीरी। मुस्लिम साहित्य की परंपराओं के बारे में राजा भारमल ने किस भाषा में लिखा था? राजा भारमल ने किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में कौन समकालीन थे? तो बताना है कि इनमें से कौन थे जो कि समकालीन थे। तो ये हो जाएगा अबुल फजल और बदायूनी। अबुल फजल और बदायूनी जो थे ये समकालीन थे। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? ये जयपुर के सवाई जय सिंह थे। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये हम लोग देखेंगे किसका, तो अब्दुल रहीम खाने खाना का। पॉर्टिज एंड पॉलिटिक्स से इन मुगल कोर्ट के लेखक है। पॉर्टिज ए पॉलिटिक्स से इन मुगल कोर्ट के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये है सतीश चंद्रा। कौन है? सतीश चंद्रा है। मुगलों की अदालत में भाषा थी। मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी? तो इनकी अदालत में फारसी भाषा थी। ऑफिशियल लैंग्वेज इनका फारसी था। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो ये कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? कलानिधि। कलानिधि जो है ये कुंभा की रचना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से संबंधी कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।